जगनारायण जी, ये बताइए कि अभी जो बिहार चुनाव दूसरे चरण में है, कहा जा रहा है कि जो मौजूदा सरकार है, चूँकि आप सत्ताधारी पार्टी के सदस्य हैं, साथी हैं, कहा जा रहा है कि महागठबंधन मजबूत है। आपको क्या लगता है? महागठबंधन मन में मजबूत है और महागठबंधन के जो लोग हैं वो हमेशा मुगालते में रहे हैं और हम लोग इनसे चुनाव लड़ रहे हैं। आज ये 20वां साल है और ये हमेशा यही करते हैं। इनको पार्लियामेंट में एक सीट भी नहीं मिल रहा था और रोड पर इतना हंगामा करते थे कि हमको 25 सीट 30 सीट मिल रहा है और जब रिजल्ट आया तो इनका 0 हो गया, बल्कि कांग्रेस एक जीत गई, एक ही सीट इनको मिला। तो महागठबंधन के लोग हंगामा खड़ा करने में सबसे आगे हैं, क्योंकि हमारे पास जो वोट है वो गरीब गुरबा का वोट है, वो हंगामा नहीं करता है। हमारे पास रैलियों में भाग लेने वाले लोगों की संख्या कम है, वोट डालने वालों की संख्या ज़्यादा है। और महागठबंधन के लोगों में रैली के लोग ज़्यादा हैं, जितना रैली में जा रहे हैं वही उनके पास वोट है। परिणाम आने पर स्पष्ट हो जाएगा, देश जान जाएगा कि हंगामा जो खड़ा कर रहे थे अभी जो इनका जातीय आधार है, उस आधार के लोग 100% रैलियों में और जुलूसों में पार्टिसिपेट करते हैं। इसलिए ये हंगामे से वोट के काउंटिंग पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। गिनती के बाद स्पष्ट हो जाएगा कि किसका कितना सीट आ रहा है। देखिए, जातीय आधार, चूंकि आपका नाम भी जगनारायण सिंह यादव है और जब आप महागठबंधन के जातीय आधार की तरफ इशारा करते हैं तो जाहिर तौर पर यादव भी उसमें शामिल होंगे। तो आप जैसे भी तो यादव होंगे। न, यादव हैं, इसीलिए तो वोट देते हैं। हमने जो 5 सीट दिया पार्लियामेंट के चुनाव में, 5 जीते। हम जो है 11 सीट दिए थे असेंबली में पिछले बार, और 13 सीट दिए थे जिसमें 11 जीते। और हमारे उम्मीदवार ज़्यादा जीतते हैं, चूँकि हमारे साथ जो काम करते हैं उनकी साख है, उनके पास कमिटमेंट है और उनके पास जो भी उम्मीदवार हैं उनका जो चरित्र है उस पार्टी का, उस हिसाब से काम करते हैं। इसलिए हंगामा खड़ा करना उनका मकसद है। और हमारा हर आदमी की एक राजनीतिक विरासत होती है। आप जेएनयू के पढ़े लिखे आदमी हैं। प्रवासियों के साथ आपकी सरकार यानी नीतीश बाबू ने जो व्यवहार किया और जो डायलॉग दिया, क्या उचित था? भाई, प्रवासियों के साथ हम लोगों ने जो व्यवहार किया वो मानवीय व्यवहार देश के किसी भी राज्य में नहीं हो सकता है। और हम लोगों ने 12 बॉर्डर पर रोक दिया गया था। बॉर्डर पर रोकने का उसका कारण था, साइंटिफिक कारण है। अब विज्ञान में मान लीजिए कि बिजली गिर रही है, वहाँ लोगों को ठेल देने से ज़रूरत नहीं है, क्योंकि विज्ञान का मामला है। उसको रोक करके जांच करके और सारे लोगों को हमने व्यवस्थित किया। सारे स्कूल को हमने क्वारंटाइन सेंटर में बना दिया और 12 लाख 14 लाख जो आए उनको हमने पैसा भी दिया, उनको खाने का व्यवस्था किया। अब ये लोग हंगामा खड़ा कर रहे हैं कि ये कोरोना काल में ये लोग आए हैं, इनको बड़ा तंग किया गया। और प्रवासियों का जहाँ तक सवाल है, माइग्रेशन दुनिया में होता है। भारत का माइग्रेशन दुनिया में सबसे ज़्यादा है। जहाँ बिहार का सबसे ज़्यादा है। बिहार का नहीं, दुनिया के अंदर यूरोप में यदि जाइएगा, पूरा दुनिया का तुलना करिएगा तो भारत का माइग्रेशन दुनिया में सबसे ज़्यादा है। और जहाँ गरीबी है, जहाँ कोई काम नहीं है, वहाँ यहाँ 3 परेशानी है। हमको हमारे इस बिहार के भौगोलिक स्थिति को जानिएगा तो 3 परेशानी है। एक तो हमको प्रकृति का दुख है, दूसरा पुरखों का दुख है, और तीसरा यहाँ बिहार का जो संस्कृति से पैदा हुआ जलन का दुख है। पुरखों का दुख ये है कि हमारे पुरखों ने बहुत काम नहीं किया, जो पुरानी सरकारें रही बहुत काम नहीं किया। हम इस तमिलनाडु से तुलना करते हैं। श्री बाबू यहाँ के मुख्यमंत्री थे और सबसे पढ़े लिखे, पीएचडी के बाद कोई डिग्री नहीं होती है, पढ़े लिखे आदमी थे। लेकिन हमारा बिहार आज़ादी के बाद दूसरे नंबर पर हमारी अर्थव्यवस्था थी, लेकिन श्री बाबू उसको भी नहीं मेंटेन कर सके और अर्थव्यवस्था कहाँ चली गई। लेकिन के कामराज, अंगूठा छाप आदमी, 4 पास आदमी, वो आदमी तमिलनाडु को बनाया कि आज उसकी इकोनॉमी को देख के हिंदुस्तान के लोग तरसते हैं कि कैसे बना है। तो ज्ञान और ईमान में, ज्ञान ईमान के साथ प्रतिबद्धता नहीं रहती है तो कोई भी राज्य विकास नहीं कर सकता है। और नीतीश कुमार हमारे ज्ञान और ईमान दोनों के प्रति प्रतिबद्ध आदमी है। ज्ञान होना, देखिए, ज्ञान और बैराग 2 चीज़ है। आपके पास ज्ञान है, बैराग नहीं है, तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं समाज के लिए। बैराग का मतलब कि सरंगी बजाना नहीं हुआ। हम उस पर रहते हैं, पुरखों हो गया है, अब जलन और प्रकृति पर आए। जलन का मामला है कि ये सेटलमेंट एरिया है, बिहार जो है सेटलमेंट एरिया है और यहाँ पर ज़मीन का मालिक कोई नहीं था। जब अंग्रेज जो 1789 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लैंड सेटलमेंट एक्ट पास किया तो ये एरिया हम लोग का सेटलमेंट एरिया है। लैंड टू द टिलर का कंसेप्ट यहाँ नहीं था, लेकिन साउथ इंडिया में लैंड टू द टिलर का कंसेप्ट था। ज़मीन सीधे किसान को दिया गया था और यहाँ ज़मींदारों के हाथ में ज़मीन थी। और उस ज़मींदारी का परिणाम है कि सामंतवाद इतना मजबूत है बिहार के अंदर कि उसको तोड़ना कठिन काम है। लेकिन नीतीश कुमार जी ने
पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी के कंसेप्ट को लागू करके सहभागी लोकतंत्र को लागू किया, तो हमने पंचायतों में, लोकल बॉडीज में, सब जगह सब लोगों को प्रतिनिधि बनाया। तो आज जो है बिहार का तस्वीर और यहाँ का सोच। एक बड़ा मुद्दा आपने छेड़ा है, ये बताइए पिछले 15 सालों में ज़मीन, जो आप खुद भी कह रहे हैं जमींदारी सामंती शाही है अभी बिहार में, तो क्या कुछ बांटा है क्या ज़मीन सरकार ने? जमीन बांटने का यहाँ सवाल नहीं है जमींदारी से, ये मानसिक रूप से जमींदार लोग हैं। बहुत सारे गांव में जब हम लोग गए, दो तरह का जमींदारी है। एक जमींदारी है स्ट्रक्चर पर, बेस नहीं है, लेकिन इसका सुपर स्ट्रक्चर जमींदारी का बना हुआ है। मानसिक समस्या है। बिना बेस के जमींदारी बिहार में काम कर रहा है। जो थोड़ा सा मजबूत जाति का लोग है, अपने को समझता है कि हम बड़ा आदमी हैं, तो यहाँ सुपर स्ट्रक्चर। जो मजबूत आप बोल रहे हैं खुद, वही तो ताकत है। नहीं, वो ताकत नहीं है, वो नेगेटिव ताकत है, वो नकारात्मक शक्ति है। नहीं तो उसी से जो समाज को ध्वस्त करता है, वो समाज को नाश करने के लिए वो ताकत काम कर रही है। वो ताकत समाज में बराबरी के लिए काम नहीं कर रही है। और हम लोग डॉक्टर लोहिया जयप्रकाश के लोग हैं, और हम लोग का काम है इस देश में, इस दुनिया के अंदर जो है सहभागी लोकतंत्र को स्थापित करना। और नीतीश कुमार ने जो भी काम किया है, पूरा लोहिया और जयप्रकाश के वसूलों पर इन्होंने काम किया है। स्वच्छता अभियान हो, चाहे हमारा आरक्षण का सवाल हो, चाहे दुनिया में दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, एक पहला ऊर्जा और दूसरा कम्युनिकेशन। तो हमने ऊर्जा के क्षेत्र में इस बिहार को 1 नंबर पर लाके खड़ा किया है। और आप झारखंड देख लीजिए, कम्युनिकेशन में 5 घटक है, सड़क है, रेल मार्ग है, हवाई मार्ग है, इसके बाद में नेट है आपका, ये एक बड़ा कम्युनिकेशन साइंस का ही भी है। तो हमने इन चीज़ों को खड़ा किया है। और जिस इंटरनेट में आप लोगों का बिहार का कौन सा स्थान आता है? स्थान इसलिए नहीं आ रहा है, और उस सेक्टर में, आईटी सेक्टर में हमारा क्यों कमज़ोर हैं, क्योंकि हम तो अभी इंफ्रास्ट्रक्चर में सड़क खड़ा कर रहे हैं, गांव को मोबाइल बना रहे हैं। हमारे यहाँ साक्षरता दर 40-42% था, नीतीश कुमार के आते आते 70-75% साक्षर लोग हो गया। हमारे पास स्कूल नहीं है, हमको चाहिए 16,000 स्कूल, हाई स्कूल, और हमारे पास अभी हम लोग प्रयास करने के बाद भी अभी 6,6200 हाई स्कूल बना सके हैं। लेकिन इतना जब साक्षर कर ही रहे हैं तो रोजगार पर भी आते हैं। रोजगार बहुत बड़ा मुद्दा है, इतना साक्षर करने से फायदा क्या होगा? रोजगार और महंगाई और भ्रष्टाचार, ये अमूर्त इशू है, अमूर्त मुद्दा है। दुनिया के अंदर कहीं भी सबको रोजगार नहीं दिया जा सका है। अमेरिका से आप बड़े आदमी नहीं हैं। और एक जान लीजिए कि दुनिया में परिवर्तन हुआ है। जो परिवर्तन हुआ है, वो परिवर्तन में 2 चीज़ ध्यान रखिए। ऊर्जा का स्रोत पहले जीव हुआ करता था, उसके बाद वो फोसिल्स में एनर्जी चला गया, वस्तु में, और वस्तु से अब ऊर्जा जो है वो कहाँ चली गई है, वो आगे है नॉन। रोजगार पर हम टिकते हैं। रोजगार अगर अमूर्त मसला है, एब्सोल्यूट चीज़ है और मन की बात है, तो फिर तो रोटी पर आएगा, आर्थिकी पर आएगा। क्या बिहार की आर्थिकी मजबूत हो रही है? मजबूत हो रही है। आप हमारा CD रेशियो देख लीजिए, हमारा इनकम देख लीजिए, हमारा बजट देख लीजिए, और हमारे विकास के जो तौर तरीके हैं इंफ्रास्ट्रक्चर का देख लीजिए। लेकिन अब आप चाहते हैं कि 50 साल का कोड 15 साल में नीतीश कुमार साफ करके और इसको यूरोप बना दे, ये संभव नहीं है। ये तो वैसी बात हो गई जैसे आजकल मोदी जी नेहरू जी को दोष देते रहते हैं। नहीं, नेहरू जी को दोष दे रहे हैं, मोदी जी का मामला मोदी जी से पूछिएगा, हम उसका जवाब नहीं देंगे। लेकिन मेरा कहना है कि नीतीश कुमार ने इस गरीब राज में, हमारे पास है क्या? हमारे पास बालू और खेती के सिवाय और क्या है? 15 साल में आप लोगों ने मतलब क्यों नहीं इंडस्ट्री लगाई? इंडस्ट्री लगाने के यहाँ कोई चांस नहीं है। यहाँ जगह तो है ही, जगह नहीं है। यहाँ सड़क बनाने के लिए जगह नहीं मिलती है, रेल बनाने के लिए जगह नहीं है। पावर हाउस, सुनिए, ताल में सड़क ऐसी बनेगी इंडस्ट्री। भाई हमने, देखिए, उत्तर बिहार दक्षिण बिहार का अंतर समझिए, ज्योग्राफी समझिए। हम उत्तर बिहार में एक भी पावर सब स्टेशन, ये जनरेशन प्लांट नहीं बना सके, इसलिए कि बाढ़ के चक्कर है। 27-28 जिला में बाढ़ है और 8-10 जिला में पानी नहीं मिलता है। मात्र 8 जिला 10 जिला शाहाबाद का, ये जो नहर का इलाका है, यही जगह है। और आप बताइए कि बाढ़ में, आप तो डबल इंजन की सरकार है, तो आप क्यों नहीं मोदी जी से कहते हैं वो जो योजना ला रहे हैं, नदी जोड़ योजना, बिहार में सबसे भाई नदी जोड़ो योजना उनकी नहीं है, अटल बिहारी वाजपेयी जी की है। अटल बिहारी वाजपेयी ने, सुनिए ना भाई, अटल बिहारी वाजपेयी ने 3 ही काम किया, और 3 हाइपोथेसिस था। पहला कि एक देश का एक सड़क, 1 नेशन 1 रोड। दूसरा कहा कि 1 नेशन 1 ग्रिड। और थर्ड उन्होंने प्रपोजिशन रखा था कि हमको एक नदियों को जोड़ देना है। लेकिन ये संघ राज है, फेडरल स्ट्रक्चर है, तो हमको भारत के संविधान में राज्य को भी अधिकार है। और हमारे पास 1000 ट्रिब्यूनल का केस है नदियों का, कृष्णा कावेरी से लेकर पूरा सोन समूचा। उन केसों का निपटारा तो मोदी नहीं कर सकते हैं, वो तो कोर्ट में चल रहा है, ट्रिब्यूनल है। और उसका फैसला जब तक नहीं होता है तब तक कोई भी सरकार, चाहे मोदी की सरकार हो चाहे हमारी सरकार हो, वो ट्रिब्यूनल के फैसले के तहत काम कर रही है।
इसलिए इस देश के अंदर नदियों को जोड़ना बड़ी कठिन काम है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मुकदमा का जो चक्कर है, इस मुकदमे के चक्कर में, पानी के चक्कर में, चूँकि हमारा तो अपना पीरियोडियल सोर्स नहीं है नदी का, हमारा कोई अपना नदी कोई हिंदुस्तान में है नहीं, सब नदी बाहर से आती है। जिसके पहले आती है वो बवाल खड़ा कर रहा है। तो देश में जो संघीय व्यवस्था है, उस संघीय व्यवस्था में राज्यों के टकराव के चलते हम नदी जोड़ो योजना को लागू नहीं कर सके, वाजपेयी भी नहीं लागू कर सके। अब इसमें हम प्रयास कर रहे हैं, ऐसा मत समझिए कि हम लोग इस पर पहल नहीं कर रहे हैं। चलिए आखिरी सवाल थोड़ा राजनीतिक, अगर मान लीजिए कि बहुमत नहीं आता है किसी का, तो क्या राजद के साथ फिर से पप्पा और चचा की सरकार बनने की सोचती है आपकी पार्टी? पापा और चाचा की सरकार बनने की जो बात है, वो जब फिगर आ जाएगा तब देखा जाएगा क्या हो सकता है। और ना नहीं है ना, उसके लिए कोई व्यक्ति नहीं जवाब दे सकता, उसके लिए पूरी पार्टी बैठेगी, नीतीश कुमार की पार्टी बैठेगी, उस परिस्थिति में क्या निर्णय लेना है, समर्थन करना है या विरोध करना है या फिर दोबारा चुनाव कराना है। एक बार ये सिचुएशन आ चुका है 2005 में, और चुनाव हुआ दोबारा 6 महीने के बाद नवंबर में। तो इसलिए अभी ये बताना किसी व्यक्ति के लिए ये गैर वाजिब है। लेकिन बिल्कुल ना भी तो नहीं है ना। नहीं, देखिए ऐसा है कि इस प्रदेश के अंदर जो अफवाहें चल रही है कि भाई ये नहीं आएगा तो लालू को समर्थन कर देगा, ऐसी बात नहीं है। अभी इस पर कहना मुश्किल है। ऐसा मत समझिए कि यहाँ बहुमत, अभी तो समझा ही रहे हैं, ना नहीं कह रहे हैं। ना कैसे कह देंगे? हम चूंकि उसके ऑथराइज आदमी नहीं है कि ना कह देंगे। पार्टी में बातचीत होती हो, पार्टी में कोई इस समय पर हम लोग तो समझ रहे हैं कि हमारी एनडीए की सरकार बन रही है। तो क्यों बातचीत होगी पार्टी में, किसको समर्थन दिया जाए? जब एनडीए के साथ हैं तो हमारी पार्टी पूर्ण दृढ़ रूप से विश्वस्त है, आश्वस्त है कि हमारी सरकार बनने वाली है। वो परिस्थिति आने पर पूरी पार्टी और लीडरशिप, उसका कोर कमेटी, सारा लोग बैठ करके तय करेंगे कि क्या करना है। शुक्रिया आपका, धन्यवाद।